नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को नम आंखों से लोगों ने किया याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 30 जुलाई को रामेश्वरम में होगा अंतिम संस्कार। संसद में अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। लोकसभा और राज्यसभा 2 दिनों के लिए स्थगित। अंतिम दर्शन के लिए 10 राजाजी मार्ग पर लोगों का लगा था। कलाम के नाम पर होगा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का नाम। विज्ञान जगत ने किया याद। इसरो प्रमुख ने कहा आखिरी वक्त तक अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर रहे सक्रिय। याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ में कल होगी सुनवाई। जजों के विपरीत नजरिए के बाद चीफ जस्टिस का फैसला। 30 जुलाई की फांसी पर रोक की है मांग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान से आए थे आतंकी। शुरुआती जांच से संकेत। जीपीएस और कंपास को खंगालने में जुटी फॉरेंसिक जांच टीम। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से पूरा देश गमगीन है। उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी से जब दिल्ली लाया गया तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनकी गृह जिले रामेश्वरम में गुरुवार की सुबह 11 बजे होगा। उन्हें अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह शिलोंग वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी लाया गया। उसके बाद गुवाहाटी से विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को उनके आवास 10 राजाजी मार्ग लाया गया। डॉक्टर कलाम के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलाम साहब के बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि सचमुच एक महामानव थे और भारतवासियों को उनकी कमी एक लंबे समय तक खटकती रहेगी। डॉक्टर कलाम देश के बहुत बड़े जननायक थे। वो, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, राष्ट्र रत्न थे। भारत रत्न तो बाद में बने। आज उनके निधन से देश को बहुत ही शोक हुआ है। और एक पीपल्स प्रेसिडेंट क्या होता है? ही वॉज द कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल ऑफ इंडिया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। पूरी जिंदगी का उनका कर्म हो, हमें वो हमारे यादों में रहेंगे और उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारे सलाहकार थे और सलाहकार रह कर के बहुत से हमारे सुझाव और उनके सुझाव आपस में बातचीत करके ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आज देश स्वच्छता की दृष्टि से जो मजबूत है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग डॉक्टर कलाम को नम आंखों से याद कर रहे हैं।
तेलंगाना में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनके गृह जिले रामेश्वरम में 30 जुलाई को दी जाएगी। सोमवार को डॉक्टर कलाम का निधन शिलोंग में हो गया था। स्मृति रस्तोगी और नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कलाम साहब के जीवन से जुड़े कुछ और मसलों को, उनके और पहलुओं को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है असम खान साहब, जो कि पूर्व प्रेस सचिव हैं। और जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे तो असम खान साहब उनके प्रेस सचिव हुआ करते थे। असम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए इस वक्त, और हम आपको लगातार परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हमें कुछ ऐसे अनुभव अपने साझा करें, क्योंकि आप लंबे समय तक उनके साथ थे, एक राष्ट्रपति के तौर पर, एक उस शख्स के तौर पर जिसका हर कोई मुरीद है। आपको क्या अहम खास बातें उनके जहन में आती हैं उनको लेकर, कुछ ऐसे वाक़े जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैंने सुबह भी जैसा राज्यसभा टीवी के ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 साल के इतने अनुभव हैं, दिन प्रतिदिन के अनुभव हैं कि वो हज़ारों की तादाद में हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सिंपल, ही वॉज ए स्टेट्समैन, ही वॉज ए विशनरी, और हर समय उनके पास अगर 15 मिनट भी आप बात करें तो आइडियाज़ होते थे, और कुछ ना कुछ वो विजनरी बात करते थे और उसको अचीव करने की कोशिश स्वयं भी करते थे और अपने ऑफिसर्स और स्टाफ से भी कहते थे कि उसको अचीव करें। मैं उनसे निरंतर संपर्क में था प्रेसिडेंसी के बाद भी, और अभी लास्ट मीटिंग मेरी 22 जुलाई को उनसे हुई थी, उसमें फिर वही सारी चीज़ें उनकी मुझे याद आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने कई चीज़ें बताई मुझे और कई आइडियाज़ दिए, और जो मेरा काम है उसके बारे में भी डिस्कस करते थे, और अपने आइडियाज़, क्या सिचुएशन है कंट्री में और क्या हो सकता है, ऑलवेज ही यूज्ड टू डिस्क्राइब। एंड ही वाज अ विजनरी, हिज फर्स्ट लव वाज टीचिंग स्टूडेंट्स एंड ही डाइड टीचिंग स्टूडेंट्स। दिस देयर कांट बी अ बिगर ट्रिब्यूट देन दिस टू हिम। और खान साहब, उनके बारे में जैसे कि हम लोग सुनते हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एनर्जी से भरपूर और पॉजिटिविटी हमेशा, कभी भी हमने नहीं सुना किसी के मुंह से कि कभी किसी बात को लेकर उन्हें कोई निराशा रही हो, या फिर उन्हें कभी उनकी डिक्शनरी में ऐसा वर्ड हो कि भाई ये हो नहीं सकता है। किस तरीके से इसे वो आगे बढ़ाते थे। और ये भी मैं कई लोगों ने शेयर किया कि न सिर्फ अपने आसपास के लोग, उनसे जो भी मिलता था उसमें वो एनर्जी भर देते थे। उनसे बातचीत के बाद अपने आप ऐसा लगता था कि शायद आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। वो सबसे बड़ी उनकी चीज़ ये थी कि जब कभी भी आप उनसे मिलेंगे तो विद इन 2-3 मिनट्स एवरी विजिटर, एवरी गेस्ट, एवरी पर्सन वाज वेरी कंफर्टेबल, तो ही विल कम टू हिज लेवल एंड डिस्कस थिंग्स विद हिम। तो हमेशा एक नई ऊर्जा लेके व्यक्ति जाता था और बार बार उनसे मिलने की कोशिश में रहता था। कुछ ऐसी बात थी उनमें, मैं समझ नहीं सकता कि क्या थी, कुछ नेचुरल थी, कोई लोगों में होती हैं खुदादात चीज़ें, नेचर्स गिफ्ट, कि वो तुरंत वो आदमी उनका मुरीद हो जाता था और वो उनसे बार बार मिलने की कोशिश करता था। और उनके सबसे बड़ा ये था कि उनके आइडियाज़ से प्रभावित होता था, और जहाँ भी वो जाते थे ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद एवरीबडी, ट्राई टू रीच टू द प्रॉब्लम्स, इश्यूज़। और हमेशा वो कहते थे कि इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ डू यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। If you don't do anything, there will be no problem. But if you do things, there will be problems and you have to solve them. That was his motto. खान साहब, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा वक्त और लूँगा आपका, माफ़ी चाह रहा हूँ, लेकिन एक जब राष्ट्रपति के कार्यकाल के तौर पर आप उनके साथ थे, उनके देश की समस्याओं को लेकर, आम इंसान को अपलिफ्ट करने को लेकर जो ख्यालात थे, जिस तरीके से वो चाहते थे, क्या सबसे बड़ा उनका एक, मैं कहूँ कि जो एजेंडा था, जो आपको लगता है कि शायद आगे बढ़ाने की इस वक्त ज़रूरत है? उनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और ये स्लोगन उन्होंने ही दिया था 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। उसके लिए उन्होंने पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था, और जब वो राष्ट्रपति बने 2002 में, तो उन्होंने उस समय की जो कैबिनेट थी उसके सामने अपना विजन डॉक्यूमेंट रखा,
और उसी दिन से उस विजन डॉक्यूमेंट पर काम हो रहा है। उसके बाद कई सरकारें आई मगर वो काम निरंतर चल रहा है। उस टाइम मुझे याद है कि वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे और उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि मैं अपना विजन डॉक्यूमेंट कैबिनेट के साथ सामने रखना चाहता हूँ। वाजपेयी जी ने कहा मोस्ट वेलकम। देन ही प्रेजेंटेड हिज विजन डॉक्यूमेंट एंड इन विच देयर वाज he discussed almost everything: rural development, agriculture, communal harmony, dignity of individual, how to increase industry, everything he discussed, and he gave a blueprint for that. So that was his main agenda for which he worked throughout his life. इसम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और अपने अनुभव और आसरा टीवी के जरिए। यही होगा कि हम सब लोग उनके इस एजेंडे के लिए काम करें। जी बिल्कुल, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो संसद और मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि दी गई। संसद ने उन्हें देश का रत्न और सच्चा सपूत बताया। सरकार ने उन्हें दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी बताते हुए श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर करने का ऐलान भी किया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के निधन से देश ने एक सच्चा सपूत खो दिया है। In the passing away of Dr. APJ Abdul Kalam, the country has lost a true son of India, and his contribution to the nation in his capacity as a man of technology, a teacher and a leader will be deeply cherished by a grateful nation. लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होने पर पूर्व राष्ट्रपति कलाम को याद किया गया। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का असली रत्न बताया। Honorable members, I rise today with a heavy heart to pay homage to Bharat Ratna and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the real gem of India. इसके बाद दोनों सदनों में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद में श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। बैठक में प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर कलाम को दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी और महान सपूत बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक जताया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कलाम साहब के बारे में और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हमारे साथ हैं। प्रतिभा जी, जिस तरीके से आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, हर किसी के अपने संस्मरण हैं, आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगी जो आपके जहन में सबसे पहले आता हो कलाम साहब को लेकर? कलाम साहब का अचानक चले जाना सबके लिए बहुत ही दुखदायक रहा है। एक नामी साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, वो सब तो थे ही, मगर वे एक ऐसे इंसान थे जो दिल के गहराई तक सर्व धर्म समभाव को सही मानों में मानने वाले थे और उन्होंने हमेशा देश का सोचा। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था और वे सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका धर्म, राष्ट्र और देश के भविष्य के बारे में सोचना यही था। देश के युवकों को इंस्पायर करना चाहते थे कि वो आगे बढ़े और दृढ़ संकल्प करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, और यही काम आखिरी दम तक उन्होंने किया। आईआईएम के छात्रों के बीच ही अंतिम क्षण उन्होंने बिताए और वहीं उन्होंने अपने जीवन समाप्त किया। जी। उनके जाने से हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर हमने खो दी है। मैं अपनी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। उधर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को देश विदेश के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्रियों समेत राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें याद किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर जो है वो चमन में बहुत मुश्किल से पैदा होता है। उन्होंने लाखों युवाओं के, करोड़ों युवाओं के मनों में सपने पिरोए कि देश का कैसे भला होगा और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और ये उनका आंदोलन बहुत अच्छी तरह से चला
My fondest memory of him goes back to when he was president, but as HRD minister, I had the honor and privilege of communicating with him when we wanted to launch the Rashtriya Avishkar Abhiyan, which sought to inculcate a sense of adventure and a new spirit to approach research in science and maths. And I'm extremely grateful that Dr. Kalam inaugurated that. His book, The Wings of Fire, really reflects the great vision, the great dreams, the great ideals of Dr. Abdul Kalam. भारत को मजबूत करने के लिए शिक्षा दी। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर कलाम से कोई बेहतर टीचर भारत में पैदा हो सकता। राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने देश हित में जो भी उन्होंने कार्य किए तो वो देश हित में किए, कभी वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं। और इसके साथ ही खास तौर से जो छात्र बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा वर्ग हैं, उनके लिए वो बहुत ही मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत रहे हैं। Dr. Kalam was a source of inspiration for our youth, and what he actually aimed at was that the youth should have a vision. और कलाम साहब पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मोहन गुरुस्वामी साहब, जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च से हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। सर, स्वागत है आपका। अगर कलाम साहब के बारे में लोगों के अपने अलग अलग अनुभव रहे हैं, आपकी नज़र में कलाम साहब एक राष्ट्रपति के तौर पर किस तरीके से आप देखते हैं, या फिर एक आम शख्स के तौर पर जिसने देश और युवाओं को लेकर जिसका एक अपना विज़न था? देखिए, सबसे पहले ये जो इनकी जीवन प्रयाण था रामेश्वरम से एक मछुआरे के घर से राष्ट्रपति भवन तक, और उसके बाद जो निधन हुआ अगले पीढ़ी युवा पीढ़ी के बीच में शिलोंग में, एक कहानी, खूबसूरत कहानी यही है। और एक इनकी जीवन जो है एक हमारी लोकतंत्र या जमहूरियत के बारे में एक मिसाल है कि इस देश में कोई भी कुछ भी बन सकता है अगर वो चाहे तो। इससे सबसे, और कलाम साहब की यही खूबी थी, जब राष्ट्रपति बन गए वो उस पद को, ये जो ड्रीम जो है ना, इसको लोग में उत्साहित करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो युवाओं के बीच में ज़्यादातर जाते थे और उनसे कहते थे कि भाई हमको ये सोचना है, और अगले 20 साल 25 साल की उन्होंने कार्यक्रम बनाए, विजन बनाए। तो ये जो एबिलिटी टू ड्रीम हम में वापस किया और प्रयास किया। इनकी जीवन प्रयास यही थी कि जब वो साइंटिस्ट थे कि हम आसमान पहुंचेंगे मिसाइल के साथ, जब वो राष्ट्रपति बने तो सारे देश को कहीं और ले जाएंगे, ये उनका प्रयास था। ये सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धता थी, उनकी जो ग्रेटनेस थी, इसी में था। और उनके बारे में कहा जाता है जिस तरीके से उनका बचपन था और जिस तरीके के रिसोर्सेज थे इकोनॉमिक, अगर उनके फाइनेंशियल हालत को देखें, परिवार को लेकर, उन्होंने वो दौर देखा था शायद, और जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला, कभी अपने शिक्षक का, कभी दूसरे लोगों का, शायद वो चाहते थे कि इसी तरीके से जो सिस्टम एक डेवलप होना चाहिए यूथ को लेकर, युवाओं को लेकर, उनका विजन क्लियर हो और उनको मदद की अगर ज़रूरत पड़े तो मिलती रहनी चाहिए। वो चाहते थे एक तरह से कि हर आदमी उनके जैसे सोचे, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, इस देश को महान बनाने में लगे रहें। तो ये जो उनमें जो डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ निश्चय थी, वो सब में वो सौंपना चाहते थे। ये उस राष्ट्रपति भवन, एक राष्ट्रपति के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते, मगर उनके पास एक जगह है, मंच है, जहाँ से वो बोले तो सारा देश या सारा दुनिया भी सुन सकता है। तो उस मंच को उन्होंने बराबर इस्तेमाल किया। ये छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आए वो एक सूट के साथ वापस गए, मगर ये जो इस्तेमाल किया उसका, तो सारा राष्ट्रपति की जो अथॉरिटी है, उनकी जो पहुंच है, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया। तो इसमें ही एक कहानी बनती है कि किस तरह राष्ट्रपति उस जगह को, और उनके पास जब राष्ट्रपति थे, गार्डन्स को उन्होंने खोल दिया कि आम आदमी आ सकते गार्डन्स में, और उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाई, सोलर पावर लगवाई, और वो कंपोस्ट पिट्स लगवाए गार्डन में कि ऑर्गेनिक सेल्फ सस्टेन एग्रीकल्चर भी हो। ये सब बहुत चीज़ों उन्होंने किया। और आप शायद बहुत लोग नहीं जानते, जब ये DMRL के चीफ थे हैदराबाद में, इन्होंने डॉक्टर सोमाराजू करके वहाँ पे डॉक्टर है, उनके साथ मिलके हार्ट स्टेंट डिज़ाइन किया। और आज भी वो
राजू कलाम स्टेंट मशहूर है, और सबसे सस्ता स्टेंट वो है। जो गरीब आदमी जाता है हॉस्पिटल को, अमीर आदमी जाता है स्टेंट के लिए तो 1,50,000 के स्टेंट बाहर से मंगवा लेते हैं। गरीब आदमी के लिए तो 300-400 रुपये का स्टेंट इन्होंने डेवलप किया। तो इसमें इस आदमी के बारे में काफ़ी कहता है कि एक कि DMRL में थे, बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े पद में थे, फिर भी उन्होंने एक छोटे चीज़ पे उन्होंने बैठ के काम किया, और ये किसी चीज़ से डरते नहीं थे। क्या कहें कि हमको चांद पहुंचना, तो बोलते तैयार थे कि चांद पहुंचेंगे। हमने एक बार एक लेक्चर के लिए गया जो हाइपरसोनिक्स एयरक्राफ्ट के बारे में बात की, अब कि 15,000 माइल पर आवर की रफ्तार पे चलने वाले हवाई जहाज। हम तो सोच रहे थे कि भाई हमारे पास तो छोटे हवाई जहाज नहीं बनते, ये तो बहुत आगे की सोच रहे, मगर सोचते थे इस तरह। और इसमें एक खूबी थी कि एबिलिटी टू ड्रीम, और इस देश में ज़्यादा लोग ड्रीम करना चाहिए कि हम इसी तरह से एक देश महान होता है कि जब लोग उसके ड्रीम करना शुरू करते कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में नहीं पूछे कि क्यों ना बदले, इस ऐसा सोच लाए। तो इसमें इनकी बड़ी खूबी थी। और एक उनके अगर जीवन को देखा जाए, मोहन गुरुस्वामी साहब आप बेहतर समझा पाएंगे, हमेशा उनकी शायद सोच यही थी कि टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसके ज़रिए कैसे एक आम इंसान के जीवन को बदला जाए या उससे मदद की जाए। शायद एक उनका बड़ा विज़न और एक बड़ा मोटिव था शुरुआत से ही। शुरुआत से देखिए, हमने 2003 में एक दस्तावेज निकाला था कि बिहार के आर्थिक परिस्थितियों पे, कलाम साहब उसको पढ़े और हमें राष्ट्रपति भवन बुलाए बातचीत करने के लिए। तो और जब मैं गया तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने लेकर गया, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे के बड़ी टाइम दिए, आधा घंटे का टाइम दिया था, मगर 1.5 घंटा हम लोग बैठे बात की। उन्होंने सवाल पूछा कि बिहार को छोड़ के हिंदुस्तान कैसे आगे जाए, ये एक सवाल वो बार बार पूछते रहे। और जहाँ पे गए वो बिहार जब पूछते थे कैसी जाएगी वो, ये उत्तर प्रदेश को छोड़ के कैसे बढ़ेगी। तो ये इस मामले पे भी उनकी जहन था कि वो सिर्फ पक्षपात के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो दूसरी चीज़ों के बारे में उनकी सोच थी। और ये पूरा निकाले थे कि रूरल एरियाज में अर्बन एमिनिटीज़ के बारे में। तो ये सोच थी कि भाई गांव से लोग शहर को आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि गांव में कुछ रहा नहीं, ना पानी मिलता है ना बिजली मिलता है। तो ये कहते थे कि वो सुविधाएं गांव में देंगे तो क्यों आएंगे वो लोग। तो काफ़ी चीज़ों में मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ थे, एक बड़ी पर्सनालिटी थी, इनके बहुत फैसेट्स थे लाइफ में। शायद मैं चाहता हूँ कि एक दिन कोई बैठ के इनके सारे फैसेट्स के बारे में लिखे। हम लोग कोई किताब लिखता है इनकी मिसाइल डेवलपमेंट के बारे में, कोई कि इनकी निंदा करते हैं कि भाई DRDO में कुछ हुआ नहीं जब ये वहाँ पे सचिव रहे, मगर सम टोटलिटी में देखें तो इनके माइनस बहुत कम होते हैं और प्लस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इससे ही उनका तुलना करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मोहन गुरुस्वामी साहब, क्योंकि कलाम साहब के बारे में सबके अलग अलग अनुभव हैं और हर किसी के जहन में उनके लिए प्यार है, उनके लिए आदर है, और सभी शायद उन्हें एक हीरो के तौर पर देखते हैं, एक आइडल के तौर पर देखते हैं। जिस देश में गरीबी, भुखमरी मैं कहूँ, बेरोज़गारी या असमानता, ये बड़ी मैं कहूँ कि बीमारियाँ हों, उसके बीच में इस विजनरी मैन के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि किस तरीके से हो सकती है? तो हमको सोचना चाहिए, जो चीज़ कहें बिहार के बारे में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि 10% भारत की आबादी उस पिछड़ेपन में जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना होगा, उड़ीसा के बारे में सोचना होगा, गांव में सारे हिंदुस्तान में जब गरीब लोग जैसा रहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। इनके लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारी प्लानिंग कमीशन रहती है वो कहा कि सिर्फ 2000 कैलोरी मिल जाता है तो आप गरीबी की रेखा से ऊपर है। और कलाम साहब उससे आगे गए, बोले कि सुविधाएं होनी चाहिए। अगर पानी नहीं है, अगर पाठशाला नहीं है, अगर नहर नहीं है, अगर सड़क नहीं है, तो ये किस तरह की डेवलपमेंट है। तो जो एम करना चाहिए ग्रोथ के लिए, वो अलग दिशा दिखा रहे थे और इस दिशा को हमें पकड़ना चाहिए, उससे आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन गुरुस्वामी साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर दिन की कुछ और बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। डेथ वारंट को गैरकानूनी बताने वाली याकूब की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच में दो जजों के बीच सहमति नहीं बन सकी और इस वजह से अब बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच में होगी। नागपुर जेल में बंद याकूब की फांसी की तारीख 30 जुलाई तय की गई है। डेथ वारंट को गैरकानूनी बताने वाली याकूब की याचिका पर जस्टिस HR दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच में एक राय नहीं बन पाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दवे ने क्षमादान का मुद्दा महाराष्ट्र के राज्यपाल पर छोड़ने को कहा, तो जस्टिस कुरियन ने मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन पर नए सिरे से विचार करने की बात कही। इसके बाद तय हुआ कि मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया जाए। आगे आने वाले समय में या इसी केस में एक ऐसा जजमेंट आएगा जो पिछले सारे जजमेंट को कंसीडर करते हुए एक नया लॉ लेट डाउन करेगा। 1993 के बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन ने अपनी याचिका में कहा था कि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर कानूनी है। याकूब के मुताबिक 9 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन कैंसिल होने के बाद डेथ वारंट जारी किया गया, जबकि उस वक्त क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। किसने तो कहा होगा कि घटा दिया जाए, किसने कहा होगा नहीं घटाया जाए, इसीलिए उन्होंने लार्जर बेंच को दे दिया, तो इसके चांसेस इम्प्रूव होते हैं। याचिका को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। मेमन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2015 के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि डेथ वारंट सारे कानूनी उपचार पूरे होने के बाद जारी होना चाहिए। याकूब मेमन की याचिका से सुप्रीम कोर्ट से चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस फैसले का असर आने वाले कई बरस तक सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग अदालतों में होने वाले फैसलों पर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि इस केस के फैसले के बाद ये जाहिर होगा कि आखिर फांसी की सज़ा पाए दोषियों के अधिकार क्या हैं और साथ ही साथ क्यूरेटिव पिटीशन को डालने के लिए क्या नियमावली है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। पाकिस्तानी सेना ने 15 जुलाई को नियंत्रण रेखा के पास मिले तथाकथित ड्रोन का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि ड्रोन का संचालन भारतीय सेना ही कर रही थी। गुजरात में अब नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत चुनाव में वोट डालना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में मतदान न करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ रिश्वत के मामले में पूछताछ के लिए अपराध शाखा के सामने पेश हुए। इस मामले में अमेरिकी प्रबंधन कंसल्टेंसी लुई बर्जर ने कहा था कि गोवा और गुवाहाटी में परामर्श ठेके हासिल करने के लिए उसने तत्कालीन मंत्रियों को रिश्वत दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अनिल यादव की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति संबंधी सभी सरकारी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश में खरीफ की फसल बेहतर है। हालांकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फसल को नुकसान हुआ है। विभाग ने कहा है कि अब तक देश में 4% कम बारिश हुई है। भारत के आधुनिक